ज़िमनी इंतखाबात पर हिज़्ब इख्तिलाफ के एतराज़ात और तनकीद अपनी जगह, लेकिन ये हकीकत है कि अब नून लीग के पार्लियामान में हाथ जो है मज़ीद मजबूत हो गए हैं। वो कहते हैं ना कि बाय हुक और बाय क्रुक नून लीग ने किसी न किसी तरह कौमी असम्बली में अक्सरियत हासिल कर ली है और इत्तेहादियों को मिलाकर अब उसके पास आरामदेह 2/3 अरकान भी दस्तियाब हैं जो आइनी तरमीम के लिए ज़रूरी होते हैं। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ अपनी तमाम तर मकबूलियत के बावजूद एक के बाद दीगरे ऐसे फैसले करती नज़र आ रही है कि जिनकी वजह से वो सियासी शहीद तो खुद को कहलवा सकती है, लेकिन पावर पॉलिटिक्स में मामलात उसके हाथ से निकलते दिखाई दे रहे हैं। पार्टी में तकसीम है, आला क़यादत जेल में है, दीगर हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों के साथ वो बड़ा इत्तेहाद बनाने में नाकाम है और ऊपर से ऐसे फैसले कि जिनका कोई सर पैर नहीं। मिसाल के तौर पर ज़िमनी इंतखाबात का जुज़वी बाइकआउट का फैसला। नाक़दीन का कहना है कि या तो भरपूर तरीके से इन इंतखाबात में शरीक होते या फिर मुकम्मल बॉयकॉट करते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हुकूमत के लिए सब अच्छा है। पाकिस्तानी सियासत का मुसलसल बुलंद दर्जा हरारत अज़ खुद एक मनफी खबर है। सियासी अदम इस्तेहकाम और कहते हैं ना कि जारी महाजराई में माशी तरक्की की बातें सिर्फ दीवाने का ख्वाब साबित हो सकती हैं। वैसे जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब भी आज हुकूमत पर खूब गरजे बरसे। उन्होंने कहा कि 27वीं तरमीम की मंजूरी जबरी और जाली थी, जिसे तरमीम लाने वाली क़ुव्वतों की इज्जत बड़ी नहीं है। पार्टी की मजलिस शूरा के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मौलाना ने कहा कि JUI ने 27वीं आइनी तरमीम को कुलियतन मुस्तरद कर दिया है और अब वो मुल्क भर में सेमिनार और एहतजाज का सिलसिला शुरू करेगी। बकौल मौलाना साहब के तरमीम लाकर ऐसी पेचीदगियाँ पैदा कर दी गई हैं कि खुद अदालत को भी समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। पार्लियामेंट में हमारे पार्लिमानी अरकान ने इसकी मुखालफत की। 27वीं तरमीम के दौरान वो अपोजिशन से मुशावरत करती। जमीयत उलमा इस्लाम एक फ़रीक को इस दफ़ा मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया, बल्कि ये 2/3 अक्सरियत जबरी और जाली थी। इससे हुकूमत की इज्जत में इजाफा नहीं हुआ और 1 साल पहले जिसको हुकूमत ने कहा कि ये गलत है, हम दस्तबरदार होते हैं, आज वो चीज़ें किस तरह सही हो गई। आज वो किस तरह आइन का तकाजा बन गया कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, लेकिन वो रास्ता नहीं रोक सके, एक गैर जमहूरी अमल में हुकूमत का साथ दे दिया। हुकूमत इन चैलेंजेस को कैसे देख रही है, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर मुमलिकत बराए कानून व इंसाफ मोहतरम बैरिस्टर अकील मलिक साहब। अकील साहब बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। तो अब इन बाई इलेक्शंस के बाद, ज़िमनी इंतखाबात के बाद जो है गिरफ्त नून लीग की बज़ाहिर मौज़ी कहते हैं ना मुस्तहकम हुई है, मजबूत हुई है। कागज़ पर आप लोगों की परफॉर्मेंस ज़बरदस्त रही, 13 में से 12 नशिस्तें आपके हिस्से में आई, लेकिन साथ ही जो आपके नाक़दीन हैं वो कहते हैं जी दौड़े तो अकेले दौड़े और जहाँ पे मुकाबला था वो मुकाबला मुतनाज़ा हो गया। जनाब बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर साहब। बात यह है कि ये जिस तरह का एक नैरेटिव बनाया जा रहा है PTI की तरफ से और जिस तरह का एक तमाम तर मंजर कशी की जा रही है, शायद कि हम अकेले नहीं दौड़े। ये कैसा बॉयकॉट था इलेक्शंस का कि नीम बॉयकॉट किया, जिसमें से वाज़े तौर पे तो 2 ऐसे हलके हैं लाहौर और हरीपुर जिसमें इन्होंने कंटेस्ट किया, लेकिन उसके साथ साथ दीगर जगहों पे भी। क्या मुझे बताएं कि PTI का ब्रांडिंग मटेरियल इस्तेमाल नहीं हुआ? क्या इमरान खान की तस्वीरें या PTI के झंडे या PTI के मफलर वो इस्तेमाल नहीं हुए? बिल्कुल हुए। अब ये तमाम तर चीज़ें इस्तेमाल की और फिर भी तकरीरों का भी अंदाज़ ये था कि ईया का नाबुदू व ईया का नस्ताईन से शुरू करते थे और फिर तमाम तर बातें जो है अपने कैदी नंबर 804 की करते थे। तो जहाँ पे शिकस्त हुई और फिर उसके बाद ये कह देना मीठा मीठा हाप हाप और कड़वा कड़वा थू थू, ये तो ना करें। ये दोगली पॉलिसी तो कम से कम ना लेके आएँ। ये डबल स्टैंडर्ड्स जो हैं इस हवाले से सियासत के अंदर, ये तो नहीं होने चाहिए। हाँ, अगर आपने बॉयकॉट किया है तो फिर पूरी मुकम्मल तरीके से मुकम्मल तौर पे आप बॉयकॉट करें और आप कहें जी कि बिल्कुल हमारी पार्टी का साबका सेक्रेटरी जनरल जो साबका लीडर ऑफ द अपोजिशन था वो भी हिस्सा नहीं लेगा। उसने तो अपने आप को टिकट भी दे दिया, अपने घर में ही टिकट दे दिया। इसी तरह आप देखें तो साबका वफाकी वज़ीर ख़जाना जो हैं उन्होंने भी अपने घर में टिकट दिया। तो कम अज़ कम ये डबल पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। अवाम की आंखों में धूल मत झोंकें। अब ये कम अज़ कम अवाम को इतना शऊर आ चुका है कि अवाम बेहतर समझती है कि उन्होंने कारकर्दगी और तरक्की को वोट देनी है या खाली नारों को या खाली जराव घराव को। ये जो आपकी तनकीद है आपके सामने है नतीजा
ये वो जो आपकी तनकीद है कि जी मतलब है कि साहब छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, इंतखाबात को बॉयकॉट भी किया, 2 सीटों पे लड़े भी, तो उस पर विद इन द पार्टी भी मेरे ख्याल में बहुत तनकीद हो रही है। लेकिन ये जो एक इम्प्रेशन है कि टर्न आउट बहुत लो रहा 1-2 हल्कों को छोड़कर, और लोग जो है मतलब जो अमूमन ज़िमनी इंतखाब में कमी होता है टर्न आउट, लेकिन उस एवरेज से भी कम था। क्या ये दुरुस्त वो है इम्प्रेशन कि अभी वो तो आई नहीं है, ऑफिशियल गिनती तो आई नहीं है? जी देखिए, जनरली टर्न आउट कम ही होता है, और ये बात चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने भी कहा, और एक जनरल सी और जेनेरिक बात है, क्योंकि मैं तो खुद भी एक बाय इलेक्शन कंटेस्ट कर चुका हूँ 2018 का। सो आई नो फॉर अ फैक्ट के कम अज़ कम जो जनरल इलेक्शन में टर्न आउट होता है वो बड़े जोश व जज्बे से होता है, जोश व खरोश से होता है। ये ज़ाहिरी बात है, अब हुकूमत बने हुए भी तकरीबन 18 महीने 19 महीने हो चुके हैं, और बिल्कुल इसी हवाले से आप देखें तो टर्न आउट कम ही होता है। और वैसे भी कई ऐसे इलाके एरियाज़ थे जिधर एक तो सर्दी भी है, ठंड भी है, लेकिन उसके साथ साथ आप ये भी देखें कि घरेलू ख़वातीन जो हैं वो बहुत लेट निकली, और क्योंकि छुट्टी का दिन था, और उस जज्बे से, उस जोश से तो नहीं जिस तरह जनरल इलेक्शन का एक माहौल होता है, एक समा होता है। बाई इलेक्शन में एक टर्न आउट हमेशा कम ही होता है, और ये बात आपकी दुरुस्त है। हाँ। मैं इस बात से इत्तफाक करता हूँ, और मुख्तलिफ हलकों में जो है उस परसेंटेज में भी फ़र्क है, तो ये बात आपकी दुरुस्त है इस हद तक। लेकिन जो लोगों ने देखा लाहौर की सिंगल डिजिट में भी आया कहीं पर, सिंगल डिजिट कह रहे हैं कि टर्न आउट वो सिंगल डिजिट इन मैनी कॉन्स्टिट्यूंसीज, डबल डिजिट में भी नहीं था। नहीं, आई डोंट थिंक कि सिंगल, नहीं सर, आई डोंट थिंक कि सिंगल डिजिट में कोई ऐसा टर्न आउट था। अच्छा, सिंगल डिजिट की बात नहीं है, डबल डिजिट में ही था। हाँ, एक्सपेक्टेडली लो था, और वो इस वजह से था क्योंकि लोगों ने तमाम तर मामला देखा कि जहाँ अब देखें ना, एक 2 एग्जाम्पल्स टू गो बाय। लाहौर में काम हुआ, ये तो आप देखें मिनी रेफरेंडम है लाहौर का और हरीपुर का। ये 2 मेन कंस्टिट्यूंसीज थी जो बड़ी लाइमलाइट में थी, और सेंट्रल कह लें इस तमाम तर मामले के साथ जुड़ी थी, और बिल्कुल KPK में ज़ीरो कारकर्दगी, ज़ीरो काम, और उसके बाद लोगों ने देखा और रश किया, उन्होंने कहा जो पंजाब में काम हो रहा है, बिकॉज जो हरीपुर वाली कंस्टिट्यूंसी ना, इट्स एक्चुअली आपके लिए एक मैं फैक्चुअल पोजीशन भी इसको बताऊँ, मेरे हल्के के साथ बिल्कुल जुड़ी हुई है। सो आई एम वेल अवेयर ऑफ द डायनामिक्स ऑफ दैट कंस्टिट्यूंसी। तो इसलिए मुझे जो है ना बड़ा शॉक हुआ मैं इस सारी बात से कि वाक़तन लोगों को ये रियलाइजेशन हो चुकी है कि जो बिल्कुल साथ जुड़े हुआ सूबा है पंजाब का इस हल्के के साथ, तो वहाँ पे तो तरक्की हो रही है, लोग देख भी रहे हैं, उनका रोज़ का नहीं तो हर दूसरे दिन का गुजरना जो है, या गुजर बसर जो है वो इधर से ही होता है, या वो इधर से ही निकल के जाते हैं इस्लामाबाद की तरफ, या इस्लामाबाद से आते हैं इस तरफ। तो तमाम तर मामले लोगों ने देखे, और उन्होंने रास्ते में आते हुए डेवलपमेंट देखी, उन्होंने कहा पंजाब में क्या काम हो रहे हैं, पाकिस्तान में और किधर देखें ना, दीगर जगहों पे क्या क्या काम हो रहे हैं, तरक्की की तरफ गामजन है आपका मुल्क, और बेहतर से बेहतर सहूलियात से रास्ता किए जा रहे हैं। एक और बयानिया बनाया जा रहा है नून वाले हुकूमत वाले जी, एक और मैं खता कलामी करूँ, एक और बयानिया ये बनाया जा रहा है कि क्योंकि माशाल्लाह आपकी और सीट्स जो हैं, नून लीग की सीट्स की नशस्तों में इजाफा हो गया कौमी असम्बली में, तो जो आप लोगों का एक डिपेंडेंस थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर, वो कम से कम तर हो गई है, ख़त्म हो गई। मतलब है कि अब कम अज़ कम आपको हुकूमत साजी के लिए ज़रूरत नहीं है, 2/3 के लिए गालिबन अब भी ज़रूरत पड़ेगी अगर आप आईनी तरमीम करेंगे। तो क्या मुस्तकबिल में के लिए कुछ इशारे हैं इसमें? देखिए, अब सियासत में तो कोई चीज़ हरफ़ी आखिर नहीं होती, लेकिन मैं इसके साथ ये भी ज़रूर आपको बताऊं कि वो हमारे इत्तेहादी हैं, और जो एक एग्रीमेंट इन एसेंस हमारा एक दूसरे के साथ है, आपस में है, उसमें वाज़ेह तौर पे ये बात है कि 5 साल का जो सफ़र है, जो जमहूरियत की खातिर है, जो मुल्क पाकिस्तान की खातिर है, उसको हमने आगे ही इसी तसलसल के साथ आगे लेके चलना है और उसको आगे बढ़ाना है। उसमें किसी किस्म का खलल डालना या उसको किसी किस्म की डीरेल करना, ये हमारी बिल्कुल ना तो सोच है, ना हम चाहते हैं। और हम चाहते हैं अपने तमाम तर इत्तेहादियों बाशमूल जो सबसे बड़ा इत्तेहादी पीपल्स पार्टी है, उसके साथ मिलजुल के जो कौमी मामलात हैं, जो पाकिस्तान के मामलात, उनको जारी और सारी रखें। अच्छा, अब इसी से जुड़ा हुआ फिर आ जाता है बात, क्योंकि ये मौसम आईनी तरमीम का भी है, 26वीं तरमीम हुई, 27वीं हुई, अब 28वीं की बाज़गश्त है, और बड़े ज़ोरों शोर से, और उसमें फिर वो जो एजेंडा बताया जा रहा है NFC को डिस्कस करना है, और जनाब सूबों से तालीम और आबादी को ले लेना है दोबारा, और इसी तरह के डिवोल्यूशन है मज़ीद के, लोकल गवर्नमेंट को जो है मजबूत करना है।
क्या कहेंगे? एक तो पहली बात, कब तक मुतवक्को है 28वीं तरमीम, और दूसरा कि इनमें से कई ऐसे मामलात हैं कि जहाँ पीपल्स पार्टी जो है वो अलाइन नहीं है इन चीज़ों पे आपसे। जी देखिए, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि 27वीं तरमीम के टाइम भी कुछ ऐसी ही बातें सामने आई थी, जो टॉपिक्स अभी सामने आ रहे हैं, जिनके ऊपर बाज़गश्त है या डिस्कशन चल रही है। इन पे मैं इतना तो ज़रूर कह सकता हूँ आपको कि पीपल्स पार्टी के पास 74-75 वोट्स हैं नेशनल असम्बली में। उनके बगैर तो बिल्कुल किसी किस्म की आईनी तरमीम पॉसिबल नहीं है। दिस एवरीवन नोज, नॉट जस्ट द गवर्नमेंट, एवरीबडी इज़ वेल अवेयर एंड वेल कन्वर्सेंट विद दिस फैक्ट के उनके बगैर ये नहीं हो सकती, ना यहाँ पे हो सकती है ना सेनेट में हो सकती है। तो दोनों हाउसेस में पीपल्स पार्टी की जो सपोर्ट है वो लाजम मलजूम है इस तमाम तर इशू के साथ कि 2/3 अक्सरियत जब आप किसी भी आईनी तरमीम के लिए जो आपको दरकार है वो उन्हीं के साथ मिल के आती है। हाँ, एक कॉन्वर्सेशन ज़रूर स्टार्ट हुई है, और एक कॉन्वर्सेशन के हवाले से जो 27वीं तरमीम के टाइम ही स्टार्ट हो गई थी, उस पर अब वो किस लेवल तक आगे बढ़ती है, उस पर कितना कोई जो है कंसेंसस हो सकता है, कितनी बातचीत हो सकती है, अभी इज़ येट टू बी सीन। इट्स टू अर्ली टू से। कुछ आप बताइए ना कि किन किन नुकात पर जो आप कह रहे हैं कि कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई है, किन किन नुकात पर हुई है, और उसमें आपको कौन से लगते हैं कि वो आउट इन दी ओपन है? बिल्कुल, एक बार दोहरा दें आप हमारे लिए। वो आउट इन दी ओपन है, वो उसका जी उसके ऊपर जिक्र वज़ीर आज़म ने भी किया अपनी लोकल गवर्नमेंट्स के हवाले से, जो 140 है उसके हवाले से वो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जिक्र किया। एनएफसी का भी उन्होंने जिक्र पहले किया, और इसी तरह बिलावल साहब ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी गालबन जब हुकूमत ने जब उनसे सपोर्ट मांगी थी, तो सेकंड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस पर उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि एनएफसी के ऊपर बात हो रही है। तो मैं बिल्कुल आई एम हैप्पी टू सिट विद देम विद फैक्ट्स एंड फिगर्स, बिल्कुल सामने सामने बात होनी चाहिए। तो एनएफसी की अब मीटिंग है गालबन एक्सपेक्टेडली नेक्स्ट मंथ, तो बिल्कुल उसमें जो भी बातचीत होगी, चाहे हो सकता है कि हमें किसी तरमीम में इसको इंक्लूड ना करना पड़े, खुद ही बैठ के जो है तमाम तर मामलात सारे सूबे आपस में तय करें वफाक के साथ, ये भी पॉसिबिलिटी है। क्या नून लीग की सोच क्या है इस मामले पे? एनएफसी की अगर हम बात करें, एनएफसी पे क्या पंच लाइन है? आप किस किस्म की उसमें तब्दीली के कहाँ हैं? देखिए, हमारी जो 2-4 मैं समझता हूँ कि जो मेरी अक्ल समझ के मुताबिक, मैं अगेन आपको एक ज़ाती इसमें राय दे रहा हूँ कि पीएसडीपी के फंड्स जो हैं वो सारे काम तो वो सारा सूबों में होता है, लेकिन पैसे वफाक से जाते हैं। वफाक सोशल प्रोटेक्शन भी करती है, वफाक डेट सर्विसिंग भी करती है, वफाक ने फिर ओवर एंड अबव डिफेंस स्पेंडिंग भी करनी होती हैं, फिर वफाक ने पैसे भी वापस लोन जो लेती है वो भी करने होते हैं। अब जब पैसे आते हैं तो उसका 57% तो सीधा सीधा सूबों को चला जाता है। तो कम से कम एक सोच ये ज़रूर पाई जाती है कि सूबों का शेयर कम ना हो, लेकिन सूबे खुद जो हैं अपनी उनकी जो खुद मुख्तारी है उसको फर्दर स्ट्रेंथन करें, और उसके साथ साथ जो इनकी एक 18वीं तरमीम के बाद जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर है उसको इंश्योर किया जाए, लेकिन उसके साथ साथ इस चीज़ को इंश्योर किया जाए कि वफाक को किसी लेवल पे कमज़ोर ना होने दें। सूबों की स्ट्रेंथनिंग वफाक की स्ट्रेंथनिंग के साथ जुड़ी है, और स्ट्रेंथन फेडरेशन ऑब्वियसली मींस स्ट्रेंथन प्रोविंसेस। तो ये इस हवाले से देखने की ज़रूरत है। तो अब इस तरह की सोच तो जरूर पाई जाती है, वो किस हद तक उस पर पॉलिटिकल कंसेंसस हो सकता है, ये एक सवाल है। क्या आगे किस तरह बढ़ा जा सकता है, इज येट टू बी डिसाइडेड इन अ डिस्कशन। बड़ा मजबूत ख्याल है, और आपको मुझसे बेहतर अंदाजा होगा बैरिस्टर साहब, वो ये कि लोग कहते हैं कुछ जो शोबे हैं जिनको डिवॉल्व कर दिया गया, असल में मरकज़ ही के पास होना ज़्यादा बेहतर था। जैसे तालीम की लोग बात करते हैं और वो एजेंडे पे भी है, उसी तरह जो आबादी की कंट्रोल की बात होती है, मैं तो खैर क्लाइमेट को भी उसमें इंक्लूड करूँगा, क्योंकि ये चीज़ें जो है मुल्क के लेवल पे इसकी मनसूबाबंदी होनी चाहिए। तालीम है तो भाई यकसा तालीमी निसाब हो, कराची तक खैबर तक जाके अलग अलग 4 निसाब ना बना वो पढ़ाए जा रहे हों, तो इसमें हमारे यहाँ मुतज़ाद बड़ा तकसीम है इस मामले पे। तो आप लोग वाकई संजीदा हैं कि ये चीज़ें वापस आप लोगों के पास आ जाएँ, आपसे मुराद मरकज़ के पास आ जाएँ, और ज़ाहिर कि सूबे के कंसेंट से हो, उनकी वो भर्तियाँ बेशक करते रहें, नौकरियाँ देते रहे लोगों को, लेकिन सिलेबस कुछ चीज़ें जो है वो मरकज़ के ज़ेरे नगी हों। जी बिल्कुल, देखें कुछ चीज़ों में सेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत है, और बिलखुसूस एक फेडरल अप्रोच होना ज़रूरी है। जिस तरह आपने क्लाइमेट चेंज की बात की,
वो मुल्क गिर लेवल पे आपको उसको एड्रेस करना है। वो सूबे की लेवल पे तो एड्रेस हो रही है, लेकिन डिस्पैरिटी है। मिसाल के तौर पे आप पंजाब में देखें, बहुत ज़्यादा जो है वो काम हो रहा है, सिंध में काम हो रहा है, लेकिन वेयर एज वी डोंट सी द सेम थिंग हैपनिंग इन KPK या बलूचिस्तान में। उस हवाले से जिस लेवल पे काम सिंध में भी हो रहा है क्या? के ऊपर इन दो सूबों में हो रहा है। सिंध में भी हो रहा है क्या? देखें, बिल्कुल वहाँ पे इंडस सिविलाइजेशन और उस हवाले से जो है पूरा जो है वो एक उसमें पाई जाती है मैनग्रोव्स के हवाले से। अदरवाइज ऑफ कोर्स मेनी थिंग्स, वो जो उस हवाले से आप बात कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि दीगर चीज़ें, जिस तरह आपने कहा कि यकसा तालीमी निसाब होना चाहिए, बिल्कुल जो करिकुलम है वो सेंट्रलाइज करिकुलम हो, ताकि वो अक्रॉस द बोर्ड पूरे मुल्क में उसका इतलाक हो। बाकी बिल्कुल आपने बात ठीक है, भर्तियाँ, स्कूल्स को रन करना, दीगर जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल सूबाई लेवल पे होती रहें, लेकिन इसी तरह जो है पॉपुलेशन के हवाले से जो चीज़ें एड्रेस होनी है, मतलब एक फेडरल अप्रोच चाहिए आपको। इन एलिफेंट्स इन द रूम जो हैं, जिनके ऊपर बात होनी चाहिए, जिनको डिस्कस होना चाहिए, जिनके ऊपर आगे बातचीत का सिलसिला बढ़ने चाहिए। अच्छा अकील साहब, कोई टाइमलाइन है 28वीं तरमीम की? मैं ये आपको ज़रूर कह सकता हूँ, ये तो एक जेनेरिक सी बात है कि बजट के साथ तो इसका डायरेक्शन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक तो ज़रूर है, लेकिन इसकी कोई टाइम लाइन नहीं है, क्योंकि जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि 74-75 वोटें पीपल्स पार्टी के पास हैं, उनकी सपोर्ट के बगैर किसी किस्म की आईनी तरमीम नहीं हो सकती। अच्छा, वो दिलचस्प बात ही मुझे याद है, आप मेरी प्रोग्राम में आए थे, मैंने आपसे पूछा कि भाई 27वीं तरमीम आ रही है, तो उस वक्त आपने कहा कि अभी तो कोई इम्कान नहीं है उस चीज़ का, और फिर पता चला कि बिलावल साहब की ट्वीट आ गई, और अब 28वीं तरमीम की खबर जो है वो MQM की तरफ से आई। और क्या पता कोई टाइमलाइन भी हो आप लोगों के ध्यान में कहीं, जो आप हमसे शेयर नहीं कर रहे? जी नहीं, मैंने आप ही के शो में कहा था कि बाज़ाब्ता तौर पे जो है जब आपसे प्रोग्राम किया था तो बाज़ाब्ता तौर पे कोई काम नहीं शुरू हुआ था उसमें। मैं आज भी उस बयान पे कायम हूँ। अच्छा। तो लफ्ज़ बाज़ाब्ता जो था वो मानी खेज था, उसको ही अंदर आप जो मतलब ढूंढना चाहते थे वो आपको बिल्कुल बेअसर होता। अभी फिल वक्त बाज़ाब्ता तौर पे 28वीं पे कोई काम शुरू नहीं किया गया। अच्छा, एक और अहम इशू पर हम वाइंड अप करते हैं। बाज़ाब्ता कोई टाइमलाइन नहीं है, कोई टाइमलाइन नहीं है, चलें ये खबर हो गई। अच्छा, एक और अहम इशू पर हम वाइंड अप करते हैं कि हुकूमत एक जानिब जो इस इख्तिलाफ से मुज़ाकरात की बात कर रही है, बड़े खुलूस से आप लोगों की तरफ से ये बात आती है, लेकिन दूसरी जानिब इमरान खान से मुलाकात लोगों की नहीं हो पा रही, बड़ा मसला है। अच्छा, उसी तरह से अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन तक जारी नहीं हो रहा है, ये भी बहुत बड़ा मसला है। तो जमहूरियत के लोग सवाल करते पनपने की, क्या यही बातें हैं? नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ कि अपोजिशन लीडर का जो तमाम तर मामला था उस पर बड़ी वजाहत के साथ स्पीकर साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस अपनी चेयर मनसब पे बैठे हुए बात की। उन्होंने कहा देखें ये मामला कोर्ट में है, ये आईनी बेंच के पास था, वहाँ से फिर ये नीचे डायरेक्शन आई पेशावर हाई कोर्ट और वहाँ पे पेंडिंग एजुडिकेशन है, तो ये मामला एक दफ़ा वहाँ से डिसाइड हो जाए। और ऑन टॉप ऑफ दैट उस टाइम तो इलेक्शन भी नहीं हुआ था उनकी कंस्टिट्यूंसी में, ये तमाम तर मामला इसी तरह है। अब उनके हल्के में इलेक्शन भी हो चुका है, अब पेशावर हाई कोर्ट की जो भी बात होती है, क्योंकि 27 से हमारा सेशन भी गालबन शुरू होने वाला है, तो आई एम श्योर ये बात सामने आएगी कि लीडर ऑफ द अपोजिशन का जो चुनाव है वो होना चाहिए। और बिल्कुल अपोजिशन की तरफ से जो है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस तो ये बात आई है, लेकिन वो जाके मिले भी हैं, लेकिन ये जब तक प्रोसीडिंग्स पेंडिंग थी तब तक कोई फैसला नहीं लिया जा सकता था, बिकॉज ऑब्वियसली वो अदालत के फैसले की भी वायलेशन होती है, सो ऑन सो फोर्थ। लेकिन इलेक्शन हो सकता है और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं, मेरे सवाल है कि इलेक्शन बाय इलेक्शन हो सकते हैं, लेकिन लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है वो नामजद नहीं हो सकता। नहीं, इलेक्शन उस वक्त भी आप बात बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन इलेक्शन उस वक्त भी जो था वो स्टे लेने के लिए गए हुए थे और फिर आईनी बेंच के पास गए, फिर उन्होंने रिमांड किया, उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट को भेजा और पेशावर हाई कोर्ट में तमाम तर मामला पेंडिंग है। अब उस पर कोई स्टे तो नहीं था, लेकिन इस हद तक स्टे ज़रूर था, क्योंकि शिबली फराज साहब की वो पटिशन थी कि आप लीडर ऑफ द अपोजिशन को जो है कोई नई उसकी गालबन अपॉइंटमेंट नहीं होनी चाहिए। तो इस हवाले से ये थोड़ी सी एक चीज़ थी, लेकिन अब जब सेशन शुरू हो गया इस हफ्ते तो ये बात सामने आएगी और इस बात को किस तरह आगे बढ़ाएंगे वो आपके सामने होगा, एंड यू विल डेफिनेटली सी इट कि वो किस डायरेक्शन में जाती है और किस तरह होती है। और ये कोई इतना लंबा टाइम जो है ये चीज़ खाली नहीं रहती। दुरुस्त। मेरा आखिरी सवाल आपसे, आपके माजी के इत्तेहादी बड़े करीबी मतलब है दिल के प्यारे हुआ करते थे मौलाना फजल रहमान साहब, आज भी होंगे, PDM के बानी भी थे। आज उन्होंने इतनी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा जी 27वीं तरमीम बिल्कुल जाली है, जबरी है।
मुखालफतें बहुत बढ़ रही हैं आप लोगों की। देखें, अब मुखालफत तो सियासत का हुस्न है और उसमें क्या कहा जा सकता है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि बिल्कुल मौलाना साहब नहायत काबिल एहतराम हैं, हमारे इत्तेहादी रहे हैं और हमारी बिल्कुल कोशिश होती है कि एक उनसे सीखें भी और उनसे एक प्यार का, एहतराम का जो रिश्ता है वो बिल्कुल उसको कायम दायम भी रखें और उसको मज़ीद जो है पुख्ता भी करें। लेकिन उनकी अपनी एक सियासी सोच है, वो अपना एक सियासी जमात का उनका एक नज़रिया है जिसको वो उस जिस डायरेक्शन में लेके जाना चाह रहे हैं वो तो उनका ही प्रोग्रेटिव है, उस पर तो मैं तबसरा नहीं कर सकता। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अकील साहब। नाज़रीन, आपने बड़ी अहम गुफ्तगू सुनी वज़ीर मुमलिकत साहब की। और अब यहाँ पे हम एक मुख्तसर वक्फ़ा लेते हैं। वक्फ़े के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे तो आज DGISPR ने बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले से उन्होंने जो है इज़हार ख्याल किया, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन वक्फ़े के बाद। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब ने वाज़ेह किया कि जी पाकिस्तान खुल्लम खुल्ला ऐलान करके हमला करता और कभी सिविलियंस को निशाना नहीं बनाता। सीनियर सहाफ़ियों को ब्रीफिंग के दौरान जब DGISPR से अफगानिस्तान पर किसी नए हमले के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान ने जब अक्टूबर में अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की थी तो बतौर रियासत सबको बताया था। उन्होंने ये भी कहा कि खून और तिजारत एक साथ नहीं चल सकते। ये नहीं हो सकता कि हम पर हमले भी हों और हम तिजारत भी करें। हम अफगान अवाम के नहीं बल्कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हैं। इस आम ब्रीफिंग पर बात करने के लिए हमारा साथ देंगे मारूफ दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद महनाज साहब और आज न्यूज़ की ब्यूरो चीफ फरजाना अली साहिबा। महनाज साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ये बताइए कि अफगानिस्तान के साथ जो है मामला सुलझने के बजाय उलझ रहे हैं, पाकिस्तान की पुरानी और नई प्ले बुक में क्या फ़र्क क्या है कि जो है चीज़ें हमारे काबू से बाहर बज़ाहिर होती हुई नज़र आ रही हैं? जी बिल्कुल, थैंक यू अमर साहब, आपने मेरे शो पे लिया। देखें, हमारी कोई डायरेक्ट दुश्मनी तो कभी भी तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के साथ नहीं रही है। इसके अंदर शिद्दत जरूर आ रही है फॉर टू रीजंस। वन, कि वो जैसे वो चाह रहे थे कि यहाँ पे खून भी चलता रहे और ट्रेड भी होती रहे, एट द सेम टाइम वो टेररिज्म को यहाँ पे एक्सपोर्ट करते रहे, TTP को सपोर्ट, BLA BRA को सपोर्ट करते रहे। ऐसा होगा नहीं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट, वो बदकिस्मती से अगेंस्ट द कल्चर ऑफ अफगानिस्तान उन्होंने जाके जो प्रॉक्सी बनना, ये किराए के सोल्जर्स बनना पसंद किया इंडिया के, तो उससे काफी हद तक उनको जो है वो पाकिस्तान की जो एक किस्म की प्ले बुक थी या उनके साथ जो ताल्लुकात थे वो खराब हुए। अब देखें तो इस काइनेटिक के हिसाब से पाकिस्तानी काबिलियत पूरी दुनिया को मालूम है, इसलिए उसके मजीद जो है उससे वो उनको खौफ भी है TTA वालों को। लेकिन एट द सेम टाइम चूंकि जंग अब काइनेटिक के हिसाब से नहीं तो नॉन काइनेटिक में पाकिस्तान तमाम ऑप्शंस को मौका दे रहा है, बायलैटरल लेवल के ऊपर, मल्टीलैटरल लेवल के ऊपर अपने दोस्तों को जो है इस्तेमाल कर रहा है, ताकि जब आर्टिकल 51 UN चार्टर के तहत हम अपनी सोवरेनिटी और सिक्योरिटी के लिए अगर काइनेटिक ऑपरेशंस के पीछे जाएं तो एटलीस्ट वी हैव अ सॉलिड फर्म ग्राउंड के जहां से लॉन्चिंग पैड मिल जाए। अब मसला ये है कि जो प्रोपेगेंडा वॉरफेयर है, जो 5th जनरेशन वॉरफेयर का हिस्सा है, उसी सिलसिले के अंदर आज उसको काउंटर करने के लिए DGISPR ने आप तमाम लोगों से बात की, क्योंकि जितने एक इबाम क्रिएट किए गए थे उसको जो है कुछ कला कमा किया जाए। स्पेशली अभी ईवानियों ने जो इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने या पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस ने वहां पे हमला किया है, जिसमें के खासे जो है वो शहरी वहां पे शहीद हुए हैं या हलाक हुए हैं वहां के ऊपर, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस के स्ट्रेटेजिक कल्चर के खिलाफ है। हमारा कल्चर है 3 Rs के ऊपर डिपेंड करता है, रिस्ट्रेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और रैशनैलिटी। हमने कभी भी जो है वो कोलेटरल डैमेज को जिसकी वजाहत भी की आज DGISPR साहब ने। फरजाना साहब, ये भी तस्करा इन्होंने भी किया, महनाज साहब ने भी, और DGISPR के जो कोर्ट है कि जी तिजारत और खूरेजी, ब्लड एंड बिजनेस कांट गो टुगेदर, नहीं साथ साथ चल सकते। लेकिन ज़ाहिर है कि दो तरफा जो तिजारत है वो एक इंसानी मसला भी है। लातादाद मतलब जो सरहद के पास रहने वाले लोग हैं उनमें उनका बरह रास्त या बिला वास्ता जो है इन्हिसार है। कितना बड़ा मसला है आपके नज़दीक, क्या रिपोर्ट्स हैं आपके पास? शुक्रिया। असल में मैं जब पाक अफगान बॉर्डर को तोरखम से या खैबर पख्तूनख्वा से लगते हुए मुख्तलिफ जो सरहदी इलाके हैं उनसे देखती हूँ जहाँ से हमारी बॉर्डर पर एक ट्रांसपोर्ट जा रही थी, तिजारत हो रही थी, और ख़ास तौर पर उसका सबसे बड़ा जो है वो कुर्रम वाला है और उससे भी बड़ा जो है वो हमारा तोरखम है। तो उसमें आप देखिए कि मेरे पास जो फिगर मैं देख रही थी उसमें 200 मिलियन का एक हफ्ते में
नुकसान जो है वो बताया जा रहा है डॉलर्स में। ये जो 1 या 2 हफ्ते में ये मामला हुआ है। अच्छा, इसके अलावा आप ये देखें, हमारा सबसे शॉर्ट रूट जो है अफगानिस्तान को जो पड़ता है कराची से, अगर आप तोरखम तक आते हैं तो वो मेरे ख्याल में सबसे शॉर्ट रूट और सबसे चीपेस्ट रूट जो है वो है। दूसरी एक अहम बात ये है कि दोनों का एक दूसरे पर जो इन्हिसार है वो भी एक है जो कि अब खत्म हो गया या उसको बंदिश का शिकार हो गया, जिससे नुकसान हुआ। अब मैं आपको अपने ही पेशावर का बताऊं तो कल ही मेरी किसी फार्मास्यूटिकल वाले से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि जो मेडिसिन का एक बहुत बड़ा मामला था, हमारे हयाताबाद की इंडस्ट्रियल स्टेट से जा रहे थे, वो रुक गया है। जाहिर है वो एक अलहदा नुकसान है। अच्छा, हयाताबाद में ही हमारे बहुत सारे ऐसे प्राइवेट बड़े अस्पताल हैं जिसमें आम आदमी इलाज नहीं करवा सकता, लेकिन अफगानिस्तान से लोग आके वहां पर जो अफोर्ड कर सकते थे, और ज्यादा वहां पे अफगान ही आते थे, अफगान बाशिंदे काबुल से और मुख्तलिफ इलाकों से, और वो वहां पे इलाज करवाते थे, तो ये भी रुक गया। तो ये ठीक है कि जो मेरे पास इस वक्त स्टैटिस्टिक है, अगर हम तिजारत के हवाले से देखें तो अफगानिस्तान का नुकसान ज्यादा है, लेकिन दायरे वो ट्रेड जा नहीं रही ना। जो चीपेस्ट रास्ता था वो बंद हो गया, शॉर्टेस्ट रूट था वो बंद हो गया। लेकिन ओवरऑल अगर मैं देखती हूँ तो दोनों तरफ का, ये जो मैंने आपको बताया, चाहे वो मेडिसिन का है, चाहे अस्पतालों का है, पाकिस्तान के लिए हमारी तरफ, पाकिस्तान के लिए एक बड़ी कैप्टिव मार्केट रहा है ना अफगानिस्तान, तो हमारा अशिया जो है डोमिनेट करते थे। ब्रिगेडियर साहब, अब सवाल ये है कि तिजारत जो था वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा लिवरेज रहा है अफगानिस्तान के ऊपर, इसका बंद होना क्या सही इस्तेमाल है, ये लोग बिल्कुल सवाल करते हैं, और क्या ये वाहिद रास्ता है अफगान तालिबान के ऊपर दबाव डालने के लिए? जी लेकिन वाहिद रास्ता तो जाहिर नहीं है, क्योंकि उनके पास चाबहार की ऑप्शन मौजूद है। पिछले 3 सालों के अंदर जब से तालिबान रजीम आई है, इंडिया ने चाबहार से लेकर काबुल तक उनको सड़क भी बना के दिया, तो एक अल्टरनेट रूट तो जरूर मौजूद है। इसलिए उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो 1-2 जगह पे इंडिया में जाकर कह भी चुके हैं कि पाकिस्तान के ऊपर हमारी जो है वो इन्हिसार नहीं है, थ्रू ईरान करेंगे। तो इसलिए ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर्स पाकिस्तान की सरजमीन में मौजूद हैं, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जो है इस लीवरेज को जो है वो उस तरह से इस्तेमाल नहीं होने देंगे जिसमें कि दोनों ममालिक के जो इंटरेस्ट हैं उसको कोई ज़रब लगे। तो लिहाजा इस वक्त जो अफगानी तालिबान रजीम वहाँ पर मौजूद है वो अपने लोगों के दर पे है, और वहाँ पे होने वाले जो भी धमाकों का भी रेफरेंस दिया गया है वो उनके या तो टीटीपी के जो आपस के फैक्शंस हैं उन्होंने एक किस्म का जो उनके ऊपर प्रेशर पड़ता हुआ नजर आया इंटरनेशनल, तो उन्होंने वो अटैक किया होगा। नंबर 2 ही कि वहाँ पे जो हक्कानी ग्रुप है वो खासा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, क्योंकि वो तालिबान की रजीम की जो वहाँ पे एक पॉपुलैरिटी है वो बिल्कुल डाउन टू अर्थ हुई हुई है, उसका बिल्कुल जमीन को टच कर रही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हक्कानी नेटवर्क से तो पाकिस्तान के बड़े अच्छे एक जमाने में ताल्लुकात रहा करते थे, अब क्या सूरत है? लेकिन वो चाहते हैं कि उनकी गवर्नमेंट वहां पे आ जाए, क्योंकि गेम तो सारी पावर की है। अभी इंडिया भी ये नहीं चाहेगा कि वहां पर किसी भी किस्म की सुलह पाकिस्तान के साथ अफगानी कर लें, क्योंकि वो चाहता है कि वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ हमारी अफवाज थोड़ी सी डाइवर्टेड है। लेकिन मैं नहीं समझता क्योंकि ऐसा कोई भी डाइवर्जन होगी, क्योंकि हम पीएमए में जब होते हैं मिलिट्री अकेडमी के अंदर, तो हम डे 1 से ये 2 फ्रंट वॉर सिनेरियो और इंडिया की जितनी जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स उन्हीं को पढ़ते हैं, क्योंकि हमारी आर्म्ड फोर्सेस जो हैं वो इंडियन सेंट्रिक है, तो लिहाजा किसी भी किस्म का एडवांटेज उसको नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ ये जरूर है कि जहां बिहार में उसको इलेक्शन से मार पड़ी है, उसी तरह से वो दिल्ली में एंटिसिपेट कर रहा है, तो उससे पहले कुछ वो शरारत करना चाहता है फ्रॉम द वेस्टर्न बॉर्डर, एंड अगर वेस्ट में कुछ होता है तो फिर ईस्ट की जानिब से कुछ करेगा, प्रॉक्सी वॉर लेके चल रहे हैं। अच्छा, अब फरदाना आपने भी देखा होगा कि काबुल से बड़े वाज़ेह इशारे आ रहे हैं, और इशारे हैं कि पाकिस्तान में गालिबन दहशतगर्दी में इजाफा हो सकता है। उनके बाद उहदेदार बकौल DGI इस्पियार साहब के खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि जी हम हमला करेंगे और हम बदला लेंगे। तो जो फिर हमारी KP की और साहिर के बलूचिस्तान भी जो हमारी सिविल सोसाइटी और वहाँ की सिविलियन क़यादत है वो इन मामलों को किस तरह से देख रही है? देखिए, वो तो वही, हमारे यहाँ तो अक्सरियत ये चाह रही है कि ये मामला इस हद तक ना जाए कि दोनों बॉर्डर जो है वो फिर वैसे जंग की तरफ चले जाएं, जैसे कुछ दिनों के लिए हमने पहले भी देखा था, क्योंकि इसमें दोनों तरफ का नुकसान है। और देखिए, मैं बार बार यही कह रही हूँ कि बॉर्डर एरिया के जो लोग हैं वो कभी भी जंग नहीं चाहेंगे, और पख्तूनख्वा के लोग तो कभी भी इसलिए नहीं चाहेंगे कि हम ऑलरेडी जंग में हैं।
आप देखिए ना, एक जो कल्चरल इशू है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। वो जो एक साथ रहने वाले लोगों का होता है, या रिश्ते होते हैं, बरादरियां होती हैं, कबाइल होते हैं, वो कैसे जाएंगे कि एक ही बॉर्डर पर रहने वाले एक दूसरे के ऊपर बमबारी कर रहे हो। तो वो चीज तो मैं नहीं देख रही हूँ। एक वाजे तौर पर जो मैं कहना चाह रही हूँ कि आपको अक्सरियती आबादी जो है वो ये कहती हुई नजर आएगी कि इस जंग को मजीद नहीं फैलाना चाहिए और किसी तरह इसको खत्म करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो अफगानिस्तान पर ये एतराज करते जरूर नजर आते हैं कि वाजे तौर पर जब न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि खित्ते के मुमालिक और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी अपनी आने वाली रिसर्च सर्वे में मुख्तलिफ रिपोर्ट्स जो सामने आई हैं उसमें बार बार बता रही है कि 30 से जायद दहशतगर्द तंजीमें इस वक्त अफगानिस्तान की सरजमीन पर मौजूद हैं, और जाहिर है वो हमलावर भी हो रहे हैं मुख्तलिफ तरीके से। आपने ये भी देखा कि हमारे यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में जो हमले हुए हैं उसमें सिर्फ अफगान नेशनल नहीं, बल्कि हमने ये भी देखा कि सेंट्रल एशिया से भी लाए गए जो दहशतगर्द थे वो भी इस्तेमाल हुए हैं। तो सिचुएशन जो है वो क्रिटिकल है। तो मेरे ख्याल में दोनों किस्म के जज्बात पाए जाते हैं, लेकिन कहा यही जाता है कि को ज्यादा नहीं फैलना चाहिए। अक्कासी कर दी। बहुत शुक्रिया फरजाना साहिबा और अहमद सईद साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, वाकई जंग जो है ना वो पाकिस्तान के अवाम के हक़ में है ना अफगानिस्तान के अवाम के हक़ में। लेकिन डीजी ISPR के जो जुमला था कि अफगान तालिबान जब हुकूमत में आ गए हैं तो उनको हुकूमत की तरह बिहेव भी करना चाहिए, और वो जो एक उनका अंदाज़ है कि गैर रियासती अनासर की तरह नॉन स्टेट एक्टर्स जो है एक्ट करें, वो मुनासिब नहीं है। यहाँ पे एक मुख्तसर वक्फा लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। अमरीकी अफवाज अफगानिस्तान से जाते जाते $7.2 बिलियन का जदीद असलहा भी पीछे छोड़ गए, जो अब अफगान तालिबान और कई दहशतगर्द गिरोहों के हाथ में है। शुरू में ये असलहा जो है पाकिस्तान के काले बाजार में भी फ़रोख्त हो रहा था, हत्ता कि कराची तक में ये दस्तयाब था, और आज यही हथियार खुलकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए भी इस्तेमाल हो रहे हैं। और आज पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले ये जदीद हथियार कल को खित्ते दुनिया के किसी और हिस्से में भी इस्तेमाल हो सकते हैं, इस बात का इम्कान है। इस जाविये से अगर देखें तो ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं बल्कि आलमगीर मसला है। पाक फौज के तर्जुमान के मुताबिक यही अमरीकी असलहा मियाँ वाली में दहशतगर्दी के हमले में भी निकला था, और दीगर 29 हमलों में भी इसी अमरीकी असलहे का इस्तेमाल हुआ। दहशतगर्द अमरीकी बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ और हथियार जो इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल आपको खुल्लम खुल्ला नज़र आते हैं। अफगानिस्तान की अगर आप बात करें, मंशियात फरोशों, असलहे के ताजरों और दहशतगर्दों का आपस में गहरा ताल्लुक़ है, जिसमें TTP भी मुलव्विस है और अफगान तालिबान भी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतने के लिए जराइम और दहशतगर्दी के इस बंधन को तोड़ना ज़रूरी है। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि जंगज़दा अफगान अवाम का भी एक पुरअमन और महफूज ज़िंदगी गुजारने का हक़ है। आमिर ज़ैद को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।